हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT इंग्लिश बुक चैप्टर 3, जिसमें हमें सेक्शन ए यानी कि कह सकते हैं 3A और 3B जो है। तो 3A में आपका है प्रोज सेक्शन, यानी कि एक द रंगोली के बारे में पढ़ना था। तो इस रंगोली के सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन है जिसमें करना एक्सप्लोर द टेक्स्ट। ए नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। इसके लिए जो सुटेबल वर्ड्स आएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है मुमताज़, द गर्ल हु लिव्ड। मुमताज़ एक लड़की जो रहती थी, कहाँ रहती थी? नेक्स्ट डोर। यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों नेक्स्ट डोर, मतलब बगल के दरवाजे में, अगले दरवाजे में कह सकते हैं। वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, तो वो खड़ी थी कहाँ पे? डोरवे पे, यानी कि दरवाजे पे खड़ी थी। तो इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा मुमताज़ लड़की जो सामने के दरवाजे पे रहती थी, दरवाजे पे खड़ी थी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीबडी वाज बिजी गेटिंग रेडी फॉर, यानी कि प्रत्येक लोग व्यस्त थे क्या चीज़ में? क्या चीज़ की तैयारी के लिए? तो यहाँ पे आंसर आएगा दिवाली। दिवाली की तैयारी में हर कोई व्यस्त थे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बोथ द चिल्ड्रेन वर्कड इन डैश फॉर सम टाइम। इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों बच्चे, ठीक है, काम करते रहे। यहाँ पे हो जाएगा साइलेंस। ठीक है, साइलेंस यानी बिना कुछ बोले। फॉर सम टाइम, दोनों बच्चे कुछ समय तक बिना कुछ बोले काम करते रहे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अखिल हैड मेड अ डैश एंड मुमताज़ हैड मेड अ डैश, यानी कि अखिल ने बनाया था, क्या बनाया था? तो लैम्प। क्या होगा इसका आंसर? लैम्प। एंड मुमताज़ हैड मेड अ, मुमताज़ ने बनाया था, क्या बनाया था? तो एक कैसल बनाया था विद डोम। इसका मतलब है कि मुमताज़ ने एक महल बनाया था, इसको कह सकते हैं महल, जो कि एक गुंबद वाला था। गुंबद क्या होता है? जो ऊपर में जो सर होता है, यानी कि जो महल के ऊपर जो देखेंगे, ताजमहल वगैरह में भी देखेंगे तो ऊपर में गुंबद जिसको बोलते हैं वो बना होता है, तो उसी को बोला जाता है कैसल विथ डोम्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कुड नेवर हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल डैश। यहाँ पे होगा आंसर रंगोली। इसका मीनिंग हो जाएगा मैं ऐसा सुंदर रंगोली, सुंदर और रंग बिरंगा रंगोली कभी नहीं बना सकता था। अब बी में कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड अखिल फेस लिट अप, अखिल का चेहरा क्यों खिल उठा? तो इसका आंसर है अखिल फेस लिट अप बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम टू डिजाइन रंगोली दिस ईयर। अखिल का चेहरा खिल उठा क्योंकि उसकी माँ ने उसे इस साल रंगोली बनाने के लिए कहा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज अखिल डूइंग विद कलर्स, अखिल रंगों से क्या कर रहा था? तो इसका आंसर है अखिल वाज डिजाइनिंग अ रंगोली विद कलर्स, अखिल रंगों से रंगोली बना रहा था। थर्ड क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड अखिल, अखिल की सहायता किसने की? तो इसका आंसर है मुमताज़ हेल्प्ड अखिल, मुमताज़ ने अखिल की सहायता की। द फोर्थ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मुमताज़ व्हाट आर रायोट्स। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मुमताज़ रायोट्स इज व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर किल वन अनदर। तो मुमताज़ के अनुसार जब लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं तो उसे ही राइट्स कहते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन विच फेस्टिवल्स डू वी मेक रंगोली, यानी कि हम किस त्यौहार पे रंगोली बनाते हैं? तो इसका आंसर है वी मेक रंगोली ऑन दी ओकेजन ऑफ दिवाली फेस्टिवल। तो हम दिवाली त्यौहार के अवसर पर रंगोली बनाते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैड मुमताज़ रिटन इन उर्दू, मुमताज़ ने उर्दू में क्या लिखा था? सो द आंसर इज मुमताज़ हैड रिटन दिवाली मुबारक इन उर्दू। तो मुमताज़ ने दिवाली मुबारक लिखा था उर्दू में, जिसका मतलब होता है हैप्पी दिवाली। सी नंबर में कहा जा रहा है आंसर विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, यानी कि संदर्भों में उत्तर दीजिए। संदर्भों में क्या मतलब? जिस तरह से पूछा गया है, जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है, उसी कंटेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहा है व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर किल वन अनदर, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। इसको कहते हैं दोस्तों स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट।
जब भी किसी के द्वारा कही हुई कोई बात होती है तो उसे स्टेटमेंट बोला जाता है। तो एक स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है इस कंटेक्स्ट यानी कि जो एक कंटेक्स्ट जो लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू हुम। ऊपर वाला जो फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो है तो अब बोल सकते हैं। तो हु सेड द एबव वर्ड्स टू हुम मतलब जो ऊपर के वाक्य जो है उसे किसने कहा और किससे कहा। तो इसका आंसर है मुमताज सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू अखिल। इसको हम फॉलोइंग के रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे अबव से। तो मुमताज सेड द एबव वर्ड्स टू अखिल यानी कि ऊपर लिखे वाक्य को मुमताज ने कहा था अखिल से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ब्लैक वाला लिखा उसका मतलब क्या है, तो वेन पीपल हु हेट ईच अदर यानी कि जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं तो उसके बाद है किल वन अनदर तो एक दूसरे को जान से मार देते हैं। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे गए थे, इसका मैंने उत्तर दे दिया है। अब सेकेंड नंबर पे है, बी में है व्हाट आर दे डिस्कसिंग अबाउट यानी कि वे जो अखिल और मुमताज़ जो बातें कर रहे हैं वे क्या चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर है दे आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट्स विच टूक प्लेस इन बॉम्बे अर्लियर। तो ये जो बातें कर रहे हैं वो राइट्स के बारे में बातें कर रहे हैं यानी दंगा फसाद की बातें कर रहे हैं जो कि बॉम्बे में हुआ था पहले के समय में, पहले बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट बेटर वे इज देयर टू शो डैट फेस्टिवल्स आर मोर कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के रिफरेंस में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है हु इज द स्पीकर। स्पीकर कौन है यानी बोलने वाला कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अखिल द मदर इज द स्पीकर। अखिल की माँ स्पीकर है यानी कि इस बात को अखिल की माँ बोल रही हैं। बी नंबर में है वाई डिड द स्पीकर से सो। स्पीकर का मतलब है वक्ता ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, यानी जो भी ये बात वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोले। तो इसका आंसर है द स्पीकर सेड दिस बिकॉज ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल कम क्लोजर टू ईच अदर यानी कि स्पीकर ने ऐसा कहा क्योंकि त्योहारों के दौरान, ठीक है, लोग जो होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं। ई नंबर पे कहा जा रहा है गेस द डिफरेंट फेस्टिवल्स फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो यानी जो नीचे दिए गए संकेत है उनसे विभिन्न त्योहारों का अनुमान लगाना, पता करना है कौन से त्यौहार हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला ए नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी दीपों का त्यौहार। तो दोस्तों दिवाली इसका आंसर हो जाएगा। दिवाली जो होता है दीपों का त्यौहार होता है, आपने भी पहले से गेस कर लिया होगा। तो दिवाली जो होता है जिसमें हम लोग अपने घर को, अपने गली दरवाजे को क्या करते हैं, दीपों से सजाते हैं, सुशोभित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। तो अब बी नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है द नेशनल फेस्टिवल टू मार्क्स इंडियन फ्रीडम। तो एक राष्ट्रीय त्यौहार जो कि भारत की आज़ादी की याद में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था उसकी हमें याद दिलाता है वो त्यौहार, हम उसको उसी के लिए उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो होते हैं तीन। एक होता है आपका इंडिपेंडेंस डे जो कि मनाया जाता है 15 अगस्त को। दूसरा होता है रिपब्लिक डे जिसे मनाया जाता है 26 जनवरी को। और तीसरा होता है गांधी जयंती। तो जो हम लोग यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे यानी कि ये हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे जो कि मनाया जाता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी समय से हम इस त्यौहार को मनाते हैं, इस दिन झंडा फहराते हैं। उसके बाद आता है रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो लागू हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन भी झंडा फहराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा नंबर पे है वो है गांधी जयंती जो कि मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, जो कि हम लोग मनाते हैं अपनी भारत की आज़ादी को प्रतीक है, इसलिए हम लोग मनाते हैं। ठीक है, सी नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग। एक त्यौहार जो कि मनाया जाता है 1 महीने के उपवास के बाद जो मनाया जाता है उस त्यौहार का नाम बताना है। इस त्यौहार का नाम है दोस्तों ईद। ठीक है, यानी कि 1 महीने का जो रोज़ा होता है, रोज़ा जिसको बोलते हैं, इसमें फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उपवास करते हैं। तो यहाँ पे इसको मनाया जाता है 1 महीने के उपवास के बाद आने वाला जो त्यौहार है वो है आपका ईद। ठीक है, उसके बाद जो डी नंबर पे है वो है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला यानी कि केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल। सबसे पहले जान लीजिए हार्वेस्ट फेस्टिवल होता क्या है।
तो जब फसल तैयार हो जाता है उसकी कटाई के समय जो त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं, कई हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आपका केरला का, ठीक है। तो केरला का होता है ओनम, उसका नाम है ओनम। अब ई नंबर पे है अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड। तो झारखंड का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, तो यहाँ पे है टूसू, ठीक है दोस्तों, क्या है टूसू, जिसको मकर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एफ नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है अ फेस्टिवल ऑफ बिहार, बिहार का एक त्यौहार इन विच द सन गॉड, यहाँ पे गॉड सन होना चाहिए, यहाँ पे सन गॉड दिया है तो ऐसे मैं लिख दिया हूँ। तो अ फेस्टिवल ऑफ बिहार, बिहार का एक त्यौहार इन विच द सन गॉड, जिसमें भगवान सूर्य इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा त्यौहार है, तो ये त्यौहार है दोस्तों छठ पूजा, सबसे बड़ा त्यौहार दोस्तों छठ पूजा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर छठ पूजा। जी नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है उसका आंसर है अ फेस्टिवल डेट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट, तो एक त्यौहार जो कि जेसस क्रिस्ट के जन्म पे मनाया जाता है, उनकी स्मृति के लिए, याद के लिए मनाया जाता है। तो इसका नाम है दोस्तों क्रिसमस, ठीक है, इसका नाम है क्रिसमस। आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि क्रिसमस यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले, जो अभी हम लोग ईस्वी बोलते हैं, यानी कि 2024 2025 जो भी ईस्वी बोल रहे हैं, तो ये ईस्वी पहले नहीं होती थी, इससे पहले बोला जाता था बीसी, यानी कि बिफोर क्रिस्टस, क्रिस्टस यानी कि बोल सकते यीशु मसीह के जन्म से पहले के जो साल थे। अभी हम कह सकते हैं कि 2024 जब हम लोग ईस्वी भी चल रहा है, तो 2024 जो चल रहा है यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म का आज हो चुका है 2024 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। एच नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव, यानी कि एक त्यौहार जो कि गुरु नानक देव के जयंती पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु पर्व, ठीक है, इसको गुरु पर्व या इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व कह सकते हैं। आई नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है अ फेस्टिवल ऑफ झारखंड इन विच द साल ट्री इज वर्शिप्ड, यानी कि झारखंड का एक त्यौहार, ठीक है, जिसमें जो पेड़ है, साल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा सरहुल, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सरहुल। जे नंबर पे जो क्लू दिया हुआ है दोस्तों उससे आप भी बता सकते हैं इस त्यौहार का नाम। यहाँ पे कहा जा रहा है द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी रंगों का त्यौहार। जिस तरह से दीपों का त्यौहार था वैसे यहाँ पे रंगों का त्यौहार है, और रंगों का त्यौहार कब होता है पता है आपको, होली, ठीक है दोस्तों, आपने सही गेस किया, होली, यानी कि जब हम लोग रंगों से खेलते हैं तो इसको बोलते हैं होली। तो द फेस्टिवल ऑफ कलर्स का नाम हो जाएगा यहाँ पे होली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि फेस्टिवल्स रिमाइंड अस ऑफ टेस्टी फूड, जो त्यौहार होते हैं वो हमें स्वादिष्ट भोजनों का याद कराते हैं, ठीक है। वेदर ईट बी लड्डू इन दिवाली, ठीक है, कहा जा रहा है चाहे तो दिवाली के लड्डू हो सकते हैं और सेवैया इन ईद, या फिर ईद में सेवैया हो सकते हैं। फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, तो यानी कि भोजन को जो है वो अलग अलग भागों में क्लासिफाइड कर किया जा सकता है, यानी कि वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके बेसिस पे, किसके आधार पे, तो पकाने के आधार पे, यानी कि उसको किस तरह से बनाया जाता है उसके आधार पे। उसके बाद कहा जा रहा है क्लासीफाई द फूड आइटम्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो फूड आइटम्स दिए हुए हैं उनको क्लासीफाई करना है कि उन्हें किस मेथड से पकाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड यूज्ड इन कुकिंग इट, ठीक है, तो किस आधार पे, तो यहाँ पे जो बता पहले तो आधार मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे उस आधार पे आपको बताना है, क्लासीफाई करना है कि इन्हें किस मेथड से, किस तरीके से पकाया जाता है। देन एड 2 मोर फूड आइटम्स इन एच कॉलम, और हर कॉलम में 2 अन्य भोज्य पदार्थों के नाम आपको लिखना है, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको कैटेगराइज किया हुआ है कि देखिए ऊपर में, नीचे देखिए आपको जो आपका टेबल दिया हुआ है उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रो में 5 कैटेगरी दिया हुआ है। एक में आपका स्टीम्ड या बॉयल्ड, ठीक है, सेकेंड में है बेक्ड, एंड थर्ड में है रोस्टेड, फोर्थ में है फ्राइड, एंड फिफ्थ में है रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टीम्ड और यहाँ पे बॉयल का मतलब है, स्टीम्ड का मतलब आप कह सकते हैं जो धा पे, आँच पे जिसको पकाते हैं, अब बॉयल मतलब उबालते हैं, ठीक है। तो एक दोनों में यहाँ पे पहला में दिया हुआ है, दूसरा में कहा जा रहा है बेक्ड, यानी सेकते हैं, जिसको सेक कर बनाया जाता है, और थर्ड में है रोस्टेड, यानी जिसको भूना जाता है, और फोर्थ में फ्राइड, यानी जिसको तला जाता है, यानी जो तेल में जाकर छानते हैं उसको बोलते हैं तलना, फ्राइड करना। उसके बाद हो गया रॉ, जिसको कच्चा खाते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। अब आपको ऊपर में जो दिए हुए ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपको छांट करके किस कैटेगरी के द्वारा उन्हें पकाया जाता है उसको आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप टेबल से ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है रोटी, पकौड़ा, पापड़, टोमेटो, स्पिनच, क्यूकम्बर, समोसा, ब्रेड, इडली, फिंगर चिप्स, मेज जिसको पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, एग, पीनट्स, बिस्किट, रेडिश। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ फूड सामग्री है, फूड स्टफ है, खाने के जो पदार्थ है वो दिए हुए हैं। अब आपको इनको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाइड करना है कि ये इन्हें किस मेथड से पकाया जाता है, किस मेथड से इन्हें बनाया जाता है। तो पहला है रोटी। अब बताइए रोटी को कैसे बनाया जाता है। पहला आपका स्टीम या बॉयल, मतलब आँच पे, मतलब आग, जो आँच का मतलब है डायरेक्ट आग पे। ठीक है दोस्तों, आग यानी कोयला हो गया या फिर डायरेक्ट स्टोव पे बोल सकते हैं। तो कैसे, तो इसको ना तो यहाँ पे बोल सकते आँच पे तो नहीं पकाया जाता है, नहीं इसको उबाला जाता है, यहाँ पे इसको बेक्ड, सेका जाता है। हाँ, सेक करके इसको बनाया जाता है। जो तवा होता है, ग्रिड जो तवा जो होता है, तवा पे इसको पकाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रोटी, जो है आपका हो जाएगा बेक्ड में। ठीक है, उसके बाद है पकौड़ा। तो पकौड़ा को क्या करते हैं दोस्तों, पकौड़ा को तेल में डाल करके छानते हैं, जिसको बोलते हैं तलना। ठीक है, फ्राई करना। तो पकौड़ा जो हो जाएगा वो फ्राइड में आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे। उसके बाद आता है पापड़। तो पापड़ को क्या करते हैं, पापड़ को देखिए दो तरह से, हम लोग जैसे नॉर्मल विधि का यूज जो करते हैं उसमें हम लोग छानते हैं। ठीक है, छान करके खाते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे रोस्ट भी किया जाता है, भुना भी जाता है। तो वैसे तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं रोस्ट में, यहाँ पे भुनना में पकौड़ा पापड़ को। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रखे भी है, चूँकि यहाँ पे कारण देखिए, कारण यहाँ पे जो स्पेस जो दिया हुआ है उस स्पेस में 3 भरना था, और यहाँ पे 3 हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से इसको खाली जो जगह था वहाँ पे भर दिए हैं। तो रोस्ट वाला हम मेथड पे यहाँ पे किए हैं इसमें। ठीक है, तो जो पापड़ है वो आपका आ जाएगा भुनने वाला में। उसके बाद आता है टोमेटो। तो टोमेटो को देखिए दोस्तों, टोमेटो को तो हम लोग जैसे जानते हैं कि आप इसे आग में पका करके भी जो चटनी के तौर पे खा सकते हैं, या फिर सब्जी जब बनाते हैं तो उसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रो में रखा है, रा में रखा है, यानी कि कच्चा में, इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। इसको कच्चा में रखने का रीज़न रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमें स्पेस दिए हुए थे, उस स्पेस में अगर मैं इसको दूसरे में भरता तो एक स्पेस खाली रह जाता। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसमें कच्चा वाला में रखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिनच यानी पालक। ठीक है, तो पालक को हम लोग कैसे खाते हैं, पालक को देखिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बॉयल करते, उबालते हैं। देखते हैं आप लोग जो उबालते हैं पानी, जो पानी पानी तो से उबालते नहीं, लेकिन पानी वहाँ पे छोड़ता है। जब आपको इस लोहे में क्या बोलते हैं, कढ़ाई में जब डालते हैं तो यहाँ पे पानी छोड़ता है, तो इसको हम लोग बॉयल करना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्यूकम्बर यानी खीरा। तो खीरा को तो कच्चा खाया जाता है, इसको रा में रखेंगे। उसके बाद आता है समोसा। तो समोसा को हम लोग फ्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी फ्राई करना आ रहा है आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ों को फ्राई करेंगे वो आपको तेल से होकर गुजरेगी। ठीक है, तब समोसा को देख सकते हैं बिल्कुल तेल से होकर गुजरती है, तेल से होकर निकलती है। तो समोसा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा फ्राइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दोस्तों यहाँ पे समोसा, कहाँ पे समोसा। उसके बाद ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड, ब्रेड यानी कि देखिए ब्रेड में से रोटी भी होता है और एक ब्रेड जो खाने वाला होता है। तो यहाँ पे सीधा रोटी को रोटी लिखा जा चुका है, इसलिए हम उस रोटी को नहीं मानेंगे। यहाँ पे जो ब्रेड होता है, पाव रोटी जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेड होता है उसको बेक किया जाता है, जो सेका जाता है। ठीक है, तो ब्रेड आ जाएगा इसी में, बेक्ड में आ जाएगा। उसके बाद आता है इडली। ठीक है, तो इडली जो आपका है दोस्तों, आपका आता है स्टीम्ड या फिर बॉयल, किस कहते हैं, बॉयल तो नहीं होगा, स्टीम्ड हो जाएगा। ठीक है, आँच पे। तो इसको इडली को हम रखे हैं स्टीम्ड में। उसके बाद आता है फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स एक तरह का चिप्स है जो आलू वगैरह से बनाया जाता है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये स्टीम्ड में आ जाएगा, बॉयल्ड में ही आ जाएगा। ठीक है, तो बॉयल्ड यहाँ पे नहीं है, स्टीम्ड है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे लेंगे, फिंगर चिप्स को भी इसी कैटेगरी में हम यहाँ पे क्लासीफाई कर चुके हैं। उसके बाद आता है मेज। मेज यानी मक्का होता है, इसका पॉपकॉर्न जो लावा हम लोग निकालते हैं। कैसे लावा निकलता है, तेल में तो छानते नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं यानी भूनते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रोस्टेड में। उसके बाद आता है दोस्तों एग। एग यानी अंडा। तो अंडा को जैसे हम लोग बोलते हैं एग फ्राई, यानी कि अंडा फ्राई करना, तो उसको हम लोग तेल में तलते हैं, कई बार ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका आ जाएगा फ्राइड में। ठीक है, उसके बाद आता है पीनट्स। तो पीनट्स दोस्तों हम लोग रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, बालू के साथ इसको भूना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोस्टेड में आ जाएगा। उसके बाद आता है बिस्किट। तो बिस्किट जो होता है उसको बेक किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेक्ड में। उसके बाद है रेडिश। रेडिश यानी मूली, इसको कच्चा खाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रॉ में। उसके बाद है, इसके बाद और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पे एफ नंबर पे जो लिखा हुआ है इसमें कहा जा रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, जो पहले से डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, यानी कि यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इस वीडियो में यार समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं स्लाइड के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर मैं बोर्ड पे समझा रहा होता तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा होता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो, बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से दोस्तों, ठीक है। ए नंबर पे है ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेंटेंस को दो भाग में बांट देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा भाग, देखिए आई से लेकर आवर तक दिखाई दे रहा है आपको, आई विल कम आफ्टर एन आवर दिखाई दे रहा है। इसके देखिए आई के बगल में देखिए और इस तरफ दाएं बाएं तरफ देखिए और आवर के दाहिने तरफ देखिए, आपको इन्वर्टेड कोमा दिखाई दे रहा है ऊपर में जो कोमा है। इसको इन्वर्टेड कोमा इसलिए बोलते हैं, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा और कोमा का मतलब होता है, जानते हैं कोमा नीचे जो होता है तो ये उलट जाता है, यानी उलट करके ऊपर पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई विल कम आफ्टर एन आवर, तो ये जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ जो सेंटेंस है ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और बाहर में जो दिख रहा है आपको ही सेज, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें दो स्पीच है, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए एक सब्जेक्ट है ही और एक वर्ब है सेज, और अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है आई, फिर है वर्ब बाकी है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर बाहर वाला यानी कि ही सेज जो लिखा हुआ है, इस सेज में यहाँ पे अगर प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, टेंस तो तीन होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो यहाँ पे नो चेंज, अंदर वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होंगे। अगर बाहर यहाँ पे सेज के जगह पे अगर सेड होगा यानी कि पास्ट का हो गया, ठीक है, तो पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में चेंज नहीं होता है, पास्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका होता है ही, तो ही ऐसे उतार देंगे, सेज है तो सेज को भी ऐसे ही उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सेज के बाद टू के साथ कोई अगर ऑब्जेक्ट आता तो वहाँ पे परिवर्तन होता, ठीक है। तो ही सेज ऐसे उतारेंगे। अब जो इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है ऊपर में उसको हम लोग कर देंगे डेट, क्या करेंगे डेट। अब यहाँ पे देखिए आई जो है, अब यहाँ पे पर्सन भी चेंजिंग होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई जो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ देखेंगे तो बाहर देखिए ही लिखा हुआ है ही, तब ही के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई के जगह पे क्या होगा ही हो जाएगा, तो ही। अब यहाँ पे बताए थे कि आपको टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का टेंस में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे विल का विल हो जाएगा, ठीक है। फिर कम को ऐसे उतार देंगे कम, आफ्टर एन आवर, तो आफ्टर एन आवर ऐसे ही उतार देंगे, उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा में बी में कहा जा रहा है सी सेड। अब यहाँ देखिए पहले ऊपर में दिया होता है सेज, अब यहाँ पे है सेड यानी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो यहाँ पे सी सेड को पहले ऐसे उतार देंगे, उसके बाद अंदर में देखिए जो इन्वर्टेड कोमा को बदलेंगे डेट पर लिख देंगे, उसके बाद दिस को यहाँ पे हम किसके अनुसार दिस को दिस ही उतारेंगे, ठीक है। तो दिस के बाद वहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कहा गया है कि दिस इज द चीपेस्ट क्लॉथ। तो यहाँ पे देखिए ईज है, प्रेजेंट में ईज है तो पास्ट में हो जाएगा आपका वाज, क्या हो जाएगा वाज। तो दिस वाज और द चीपेस्ट क्लॉथ को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद है सी नंबर पे, तो दे सेड, दे सेड यहाँ पे देखिए पास्ट में सेड है तो सबसे पहले दे सेड को ऐसे ही उतारेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, उसके जगह पे डेट लगाएंगे। और वी देखिए वी आपका है फर्स्ट पर्सन तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट किसका है दे, ठीक है। बाहर में देखिए दे है तो यहाँ पे लिखेंगे दे। उसके बाद देखिए आर है, आर प्रेजेंट में है ना तो इसको बदल देंगे पास्ट में, क्योंकि बाहर का जो रिपोर्टिंग स्पीच था दे सेड, ठीक है, ये पास्ट में था तो इसको भी हम बदल देंगे पास्ट में। तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाएगा वेयर, ठीक है। तो दे वेयर, बाकी यहाँ पे गोइंग टू सिनेमा वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद डी नंबर पे है यू सेड, यू सेड देखिए यू सब्जेक्ट है और सेड जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, यहाँ पे हो गया पास्ट का। अब जब पास्ट का होता है तो क्या करते हैं बदल जाता है, अंदर का जो टेंस होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे यू का यू ऐसे उतारेंगे, सेड को ऐसे उतार देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा को डेट में बदल देंगे और आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई सब्जेक्ट क्या यू है ना तो यहाँ पे यू यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एम के जगह पे देखिए बदल जाएगा, वर्ब जो है बदल जाएगा क्योंकि बाहर का जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है वो पास्ट में है, यू सेड है, ठीक है। तो सेड है तो यहाँ पे बदल देंगे, अंदर वाला एम जो था उसको बदल देंगे वाज में, सॉरी वेयर में, क्योंकि यू के साथ वेयर लगता है ना, तो यू वेयर, और बाकी वहाँ पे सेम उतार देंगे फीलिंग इल, ठीक है। अब उसके बाद ई नंबर पे है टूसू सेज टू सोनू, टूसू जो है सोनू से कहता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने पहले बताया था कि अगर यहाँ पे सेज के साथ अगर कुछ और होता टू होता, ठीक है, टू के साथ ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे सेज का सेज जो उतारे थे वैसे नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे टूसू का टूसू उतारेंगे, सेज को बदल देंगे यहाँ पे देखिए टेल्स में, क्या बदलेंगे टेल्स में। अगर से होता तो बदलते टेल में, और अगर सेड होता तो बदलते टोल्ड में। कब? जब टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तब। तो यहाँ पे देखिए टू के बाद सोनू दिख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टूसू टेल्स सोनू, टेल्स क्यों? क्योंकि सेज था ना, सेज टू था तो सेज टू को बदल देते हैं टेल्स में।
तो टूसू टेल्स सोनू, ठीक है। अब इसको इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डैट, ठीक है। अब देखिए यू यहाँ पे दिया हुआ है, यू देखिए फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, ठीक है। और सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे सोनू है, ठीक है। और सोनू क्या एक लड़का है ना, तो इसको यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करते हैं, इसलिए सोनू को सोनू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे। सोनू एक लड़का है, इसलिए इसके जगह पे लगेगा ही, तो यहाँ पे डैट के बाद लगाएंगे ही। और देखिए अंदर में था हैव, तो अंदर में था हैव, देखिए बोले थे आपको कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो चेंजिंग नहीं होगा, तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए प्रेजेंट यहाँ पे कौन सा था, यू हैव टेकन माई पेन, अंदर ऊपर में था। अब इसको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, तुमने मेरा कलम लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये टेंस भी जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये बदल जाएगा। यहाँ पे क्या बदलेगा, यहाँ पे वर्ब बदलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है देख सकते हैं ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ही के साथ हैव नहीं लगता है, ठीक है। तो ही के साथ हैज लगेगा, तो ही के साथ हैज हमने लगा दिया है। उसके बाद टेकन माई पेन था, तो टेकन का टेकन रहेगा, तो यहाँ पे टेकन का तो टेकन रहेगा। उसके बाद माई का जो यहाँ पे दिख रहा है माई पेन, तो माई भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस प्रोनाउन को भी बदल देंगे। माई किसके लिए होता है दोस्तों, माई होता है आई के लिए, ठीक है। आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ये प्रोनाउन बदलेगा। फर्स्ट पर्सन कौन है, टूसू। अब ये कंफर्म नहीं हो पाया लड़का है लड़की है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे टूसू जो है वो एक लड़की है, उसके लिए लगेगा हर, ठीक है। तो हर पेन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।